नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी हुई आज क्या क्या बड़ी खबरें हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। अनीता जी, बिहार में चुनावी सरगर्मियां शुरू हैं। हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग वार प्रतिवार कर रहे हैं और अभी एनडीए के जो दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, जेडीयू और एलजेपी की बीच की जो लड़ाई है, वो अब एक नया ही रूप की जा रही है। एलजेपी के लोग जेडीयू वालों को सूरदास बता रहे हैं और वहीं एलजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि चिराग जिस शाख पे बैठे उसे काट रहे हैं वो कालिदास हैं। ये लड़ाई आपको कैसी लग रही है कि ये सिर्फ चुनावी वार है या इसके कुछ और मायने हो सकते हैं गठबंधन को लेकर भी? देखिए, जिस तरह से लगातार चिराग पासवान जो है, एलजेपी जिस तरह से लगातार आक्रामक हो रही है बिहार मुद्दों को लेकर के और गठबंधन की भी परवाह नहीं कर रही है, अपनी ही सरकार पे वो बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एलजेपी इस बार कुछ अलग ही मूड बना के चल रही है, क्योंकि चुनाव को अगर समय पे होना है तो रामविलास पासवान भी चिराग के समर्थन में मैदान में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं वहां पे होना चाहिए। और चिराग वहां के जो जमीनी मुद्दे हैं उसको लगातार खड़े कर रहे हैं और लगातार सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे में चिराग का सीधे अपनी ही सरकार पे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, अपनी ही सरकार को ये कहना कि वो सूरदास हैं, इसका मतलब कि वो किसी भी चीज से अनभिज्ञ हैं, वो अंधे हो चुके हैं। वो उनको कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। वो भक्ति में, या तो मोदी के भक्ति में अंधे हो चुके हैं या सामाजिक परिस्थितियों से को वो देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा इंडिकेशन देना कहीं ना कहीं ये गठबंधन के लिए आने वाले समय में, अगर चुनाव होता है समय पे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये खतरा हो सकता है, क्योंकि गठबंधन में अगर ये फिर से ये तीनों पार्टियां एक साथ जाती हैं तो ये इन बयानों पे जो राजनीति है वो काफी उछल सकती है अगर इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो। जी लेकिन एक छोटी सी बात समझना चाहूंगा अनीता जी, आपको रोककर बीच में। आमतौर से देखा गया है कि जो रामविलास पासवान की जो एक मनस्थिति रहती है हमेशा से, वो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं और अभी केंद्र में वो मंत्री हैं। और बिहार में मुझे नहीं लगता कि एलजेपी का कोई इस तरीके का भविष्य है कि वो चिराग पासवान वहां पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं या कुछ गठबंधन में कोई बड़ी चीज कर सकते हैं। आपको इसके बावजूद लगता है कि रामविलास पासवान गठबंधन से अलग जाने का कुछ सोचेंगे, करेंगे ऐसा? देखिए, वो दबाव बना रहे हैं ताकि गठबंधन में बनाए रखने के लिए भले सीटें कुछ भी दी जाए, लेकिन चिराग पासवान की, क्योंकि एलजेपी की वो पकड़, वो सतही पकड़ नहीं है जिससे कि वो इतना नंबर ला सके, वो मैजिक नंबर ला सके और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सके। तो ये दबाव के साथ वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पूरी तरह से। और जिस तरह से लालू यादव ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री के तौर पे कहा, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के अंदर में जो पुत्र मोह है, जिसको धृतराष्ट्र की मोह भी कह सकते हैं, उससे वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और उनका दबाव यही, कुछ भी हो जाए, जो चिराग पासवान है वो मुख्यमंत्री भले ना बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री टाइप का जो पद है वो चिराग पासवान को जरूर मिलना चाहिए। ये नेगोशिएशन टेबल पे सुशील मोदी खतरे में है, ऐसा नहीं, ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। बीजेपी ये सोचेगी कि हाँ, उनको क्या करना है। और इतनी बड़ी मांग अगर रखते हैं रामविलास पासवान या कुछ नंबर्स को लेकर के वो रिजिड होते हैं, तो कितने फायदेमंद और कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, इसका आकलन करना भी जेडीयू और बीजेपी का काम है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अभी तक जो नंबर्स देखे वो इस कदर नहीं है कि रामविलास पासवान वहां पे एक मैजिक ट्रम्प कार्ड की तरह सामने उभर कर आए। तो ऐसे में रामविलास पासवान को भी अपनी सतह को देखना होगा, अपनी सतह मजबूत करनी होगी। अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो थोड़ी ऊंच नीच को देखते हुए उनको नेगोशिएशन टेबल पे आना होगा। लेकिन अगर इस तरह से बेबाक और बेधड़क जो बयानबाजी चल रही है, वो गठबंधन के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर वो कालिदास बोल रहे हैं जेडीयू के लल्लन सिंह, तो मुझे लगता है कि फिलहाल जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें ये जो उपमा है चिराग के लिए, वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। क्योंकि अपने ही सरकार पे सवाल खड़े करना, वहां पे आप जाइए, वहां पे काम कीजिए। अगर सरकार को सपोर्ट देना चाहते हैं, वहां के सिस्टम से आपको कोई गुरेज है, तो आप जाके दिखाइए कि मैं बतौर
आपके अलायंस पार्टी, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सरकार को ये सलाह दे, एक लिखित पत्र देकर आए कि हाँ हम आपसे ये चाहते हैं, आपको ये करना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और ग्राउंड लेवल पे चाहे वो बाढ़ का मसला हो, चाहे कोरोना का मसला हो, एलजीपी जो है वो इस तरह से आपको सहयोग दे सकता है। लेकिन अगर सहयोग नहीं देने, लेकिन अनीता जी एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि जेडीयू के ललन सिंह का ये कहना कि भाई जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने ही दल को, अपनी ही पार्टी को, अपने ही गठबंधन को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, कालिदास का काम कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं एलजेपी का ये आरोप भी तो ठीक ही लग रहा है कि जिस समय बिहार की जनता कोरोना से प्रताड़ित है, कोरोना का कहर टूटकर लोगों के ऊपर है और स्थिति बिहार की कोई बहुत अच्छी नहीं है, बाढ़ का प्रकोप है, ऐसे में सूरदास की भांति इस समस्याओं से को ना अनदेखा करते हुए चुनाव की मांग और चुनाव की बात करना भी तो कहीं ना कहीं सूरदास की उपमा अगर उनको मिलती है तो कोई गलत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विपक्ष का काम अगर अलायंस पार्टी कर रही है तो वो कालिदास ही कहलाएगी। ये विपक्ष का मसला था। जो नीतीश कुमार हैं वो उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ कि नीतीश कुमार इस तरह से चुप नहीं बैठ सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य सेवा और उसका स्वास्थ्य विभाग अगर इस तरह से कोलैप्स था, क्योंकि एक आकस्मिक महामारी है कोरोना जो है, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महामारी आने वाली है। लेकिन किसी भी जब ये महामारी आई तो कई पोल जो है वो खुल गए, जो दावे किए जा रहे थे उसमें बहुत बड़ा छेद नजर आया। तो ये इसके लिए नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में हैं और रहेंगे, जनता के कटघरे में भी रहेंगे, विपक्ष के कटघरे में। एक छोटी सी बात और, मैं यहाँ जो आप बात कर रही है महामारी का, जाहिर है किसी को पता नहीं था, सरकार को भी नहीं पता था, आम आदमी को नहीं पता था, लेकिन अब जिस प्रकार से महामारी आ गई और अब इस पूरे चीज को लगभग अगर हम देखें तो लगभग जनवरी में इसका प्रकोप शुरू हुआ था और धीरे धीरे मार्च के बाद इसमें लॉकडाउन और ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। और इतना समय निकलने के बावजूद अभी भी बिहार की स्थिति जो देखने में आ रही है वो बिहार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। सरकार जो प्रयास कर रही है ये जनता भी जानती है उतने काफी नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं, सिस्टम था ही नहीं, सब डेवलप हो रहा है, लेकिन जनता में इसके प्रति कोई, आपको लग रहा है कि कुछ जागरूक और कुछ सचेत है? जिस बीमारी में आपका अपना परिवार, आपका कोई सदस्य साथ नहीं रह सकता और उसमें आपको दूसरे से बहुत अपेक्षाएं हैं, क्या ये उचित है? अपनी सावधानी नहीं बना के रखनी चाहिए? देखिए, दोनों तरफ के अगर हम डॉक्टर्स के एटीट्यूड को टुवर्ड्स द पेशेंट कहें और पेशेंट के एटीट्यूड को, जो महामारी की जो प्रोटोकॉल्स है, जो जिस तरह के उसके लक्षण है, जिस तरह की उसकी प्रकृति है, उसको ना समझते हुए डॉक्टर्स की तरफ जो उनकी उदासीनता कहें, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए घातक साबित हो रहा है। क्योंकि पटना और बिहार में अगर कहें तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जितने भी डॉक्टर हैं वो किसी भी तरह के मरीज को एडमिट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी बाकी राज्यों में कहेंगे तो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप को वहां पे समर्पित कर रहे हैं। लेकिन वहां पे इस तरह के हालात नहीं है। वहीं डॉक्टर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच के साथ वो कम रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो तकनीकी है वो पुरानी तकनीक के साथ वो काम कर रहे हैं, जो सोच है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो टुवर्ड्स द पेशेंट वो भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है। लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है जिसमें हर एक इंडिविजुअल की अपनी सुरक्षा, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर सिर्फ सेवा दे सकता है। इस बीमारी का प्रोटोकॉल कहता है कि आपके पास कोई आ नहीं सकता है, आपकी सेवा जो दी जाएगी वो आपको दूर से खाना दिया जाएगा, दूर से मेडिसिन दिया जाएगा। लेकिन वहां के लोगों की जब इस तरह की स्थिति आती है तो वीडियो बना के रिलीज करना शुरू करते हैं कि देखिए इस तरह से उदासीन है डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो बीमारी है उसकी डिमांड ही यही है कि आपके पास कोई नहीं जाएगा, आपको कोई नहीं। जब अमिताभ जैसे व्यक्ति के पास कोई नहीं गया, अमिताभ अपना दर्द बयां कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन इतने बड़े हॉस्पिटल में रह के, जो अमिताभ अगर उस लीलावती हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते तो पता नहीं कितने डॉक्टर उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते, लेकिन वो अकेले अपने रूम में बंद रहे, दूर से उनको खाना दिया जाता था, टैबलेट उनके रख दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि मैं कितना लोनली फील कर रहा हूँ। तो हर पेशेंट को इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। कोरोना का जो भी पेशेंट है उसके पास डॉक्टर उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए नहीं बैठ सकता है, उसके पास उसकी तीमारदारी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो नहीं कर सकते हैं, इवन उनके रिलेटिव्स भी नहीं जा सकते हैं। और इस बीच में अगर मौत हो जाती है तो डॉक्टर की इसमें कोई दोष नहीं है। ये बीमारी ही ऐसी है कि अगर ये इन्फेक्शन आता है और आपके बॉडी सिस्टम में
इम्यूनिटी कोलैप्स कम होती है, आप कोलैप्स करते हैं तो ये बीमारी आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है और आपको धाराशायी कर देता है। तो इसमें डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं है, ये महामारी है, वैश्विक महामारी है। इसमें बिहार सरकार की कमी ये है कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को लेकर के पिछले 15 साल में और लालू के पिछला 15 साल, पूरे 30 साल को अगर देखें तो न लालू ने कोई कमाल किया, न नीतीश ने कोई कमाल किया। नीतीश के समय भी जो सिस्टम थी वो बिल्कुल धराशायी थी, न जिले में अस्पताल है, न जिले में डॉक्टर हैं, न डिस्ट्रिक्ट्स में कोई मेडिसिन प्रोवाइडर्स है, न वो कनेक्टिविटी है डॉक्टर्स एंड पेशेंट के बीच में, न वो जागरूकता है, न अवेयरनेस है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार अभी फिलहाल अगर चाहे कि जादू की छड़ी घुमा के वो सिचुएशन को ठीक कर दे तो स्थिति जो है उनके हाथ से निकल चुका है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की जहां पे महामारी जो है बेकाबू हो चुकी है, उन 10 राज्यों से के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई तो उसमें से एक बिहार भी था। ये 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें से कोविड इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इनमें 80% कोविड इन्फेक्शन है अराउंड अक्रॉस द इंडिया। पूरे हिंदुस्तान का 80% ये 10 राज्य बस बेयर करते हैं। उनमें से बिहार भी एक है जहाँ पे 1 लाख से ऊपर के मरीज पहुंच चुके हैं और जो मौत की संख्या वो भी लगातार बढ़ी है। दुख की बात यह है कि बिहार में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो उनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन मौतें वहां सबसे ज्यादा हो रही हैं स्वास्थ्य कर्मियों की। तो ये बिहार सरकार ने जो उदासीनता 15 साल में दिखाई है वो चंद दिनों में या चंद महीनों में ठीक नहीं होगा। मुझे जैसा लग रहा है कि जैसा उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिकेशन दिया कि दिल्ली में चाहे कई राज्यों में जब केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन राज्यों ने काम किया तो किस तरह से क्वारंटीन सेंटर को डेवलप किया गया, किस तरह से स्वास्थ्य सेवा को जो है इम्प्रूव किया गया और कैसे जो बीमारी है वो कंट्रोल में आई। जो उन्होंने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है कि बिहार को ऐसी सख्त जरूरत है। बिहार में को केंद्र सरकार अपने हाथों में जब तक नहीं लेगी वहां की स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं होगी और केसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, वो सोच नहीं है। लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा होगा ही और ऐसा करने से ही हम ठीक होंगे। न डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हैं और न ही वहां की जनता जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है। सरकार इन दोनों से मुंह छिपा के कोने में बैठी हुई है और अपने बचती बचाती नजर आ रही है क्योंकि उनको चुनाव करवाना है, उनको फिर से सत्ता में आना है। जी 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 जी। लेकिन अगर सत्ता में ऐसे ही आना है तो फिर तेजस्वी का कहना कि बिहार की सरकार जो दोबारा चुनकर आएगी नीतीश लाशों के ऊपर चुनाव कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लेकिन एक बात बिहार की जनता को भी समझनी होगी, अपनी स्थिति समझनी होगी, अपनी ताकत समझनी होगी और अपनी कमजोरी समझनी होगी। जब उन्हें पता है कि राज्य में उतनी सुविधाएं नहीं है तो क्यों ना हम खुद सुरक्षित रहें, हम खुद क्यों ना प्रिकॉशंस रहें और सरकार जो नियम बना रही है कम से कम उनका तो ईमानदारी से पालन करें। नीता जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और एक बात की ओर इशारा किया कि देश भर में बिहार में सबसे कम जो है हेल्थ कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो सपोर्टिंग जो लोग हैं वो हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा देश में जान उन्हीं की जा रही है। आप अपनी जान बचाइए, आप उन डॉक्टर्स की जान बचाइए, उन नर्सेस की जान बचाइए जो आपकी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अनीता जी एक और बड़ी खबर जो चल रही है इस समय, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला निरंतर एक के बाद एक देखा जाए तो नए नए रहस्य रोज खुल रहे हैं और किसी जासूसी कहानी, जिसकी जासूसी नॉवल या जासूसी फिल्म का प्लॉट बनती जा रही है, उनकी जो मृत्यु है उसका राजनीतिकरण हो चुका है। अभी सबसे पहले अजीत पवार के पुत्र ने पार्थ पवार ने ये मांग की थी कि भाई इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और उस पर जब शरद पवार की टिप्पणी आई तो वो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं थी और वो लग नहीं रहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार जो है 3 पहियों पे चलती हुई ऑटो वाली सरकार जो है वो इस सुशांत की मौत के बाद बिल्कुल ही उनका जो उनके ऊपर से पर्दा जो है वो धीरे धीरे उठता हुआ नजर आ रहा है। सिस्टम उनके हाथ से निकला हुआ है। कोरोना को लेकर के महाराष्ट्र बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो कोरोना महामारी में कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र सरकार की है वो सबसे ज्यादा है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बीमारी लगातार इन्फेक्शन जो है फैलाई जा रही है। उसके अलावा अगर देखें, चाहे पालघर देखें, चाहे सुशांत की मौत देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है। जस्टिस नहीं देना और क्राइम को छुपाना उनके फितरत में नजर आ रहा है, जिसमें एनसीपी भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, शिवसेना तो अगाड़ी बनके जो अगाड़ी जो इनका संगठन बना था अगाड़ी सेना,
वो कहीं ना कहीं उसकी अगाड़ी में शिवसेना जो है अपना चेहरा दिखा दिखा के वो इन दोनों को पीछे रख के जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उससे यही लग रहा है कि प्रशासनिक स्तर पे महाराष्ट्र बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। अभी आपने देखा कि जरा सी बारिश हुई नहीं कि मुंबई में क्या हाल हो गया। तो सुशांत को जस्टिस मिलेगा इसमें बहुत ही ज्यादा संदेह है अगर मुंबई पुलिस करती है तो। इसीलिए बार बार ये डिमांड उठ रहा है कि सीबीआई को देना चाहिए। कई ऐसे प्रकरण आए उसमें अगर क्योंकि यंग ब्लड है पार्थ पवार की, तो पार्थ पवार ने ये डिमांड रख दिया कि इस पूरे मसले को देखते हुए जितनी खबरें उनके पास आई हैं जस्टिस के लिए उन्होंने बात कर दी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन शरद पवार क्योंकि वो मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े बड़े जो सूरमे हैं इन्वॉल्व हैं, तो वो घातक हो सकता है इस अगड़ी सेना के लिए। तो उन्होंने बोला कि इमेच्योर स्टेटमेंट है, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा है और महाराष्ट्र पुलिस बाखूबी अपना काम कर रही है। एक अपरिपक्व बयान पार्थ की तरफ से दिया गया है, मतलब अपनी ही नाती को उन्होंने इमेच्योर बता दिया। उन्होंने समझदार के कैटेगरी में उसको नहीं रखा, उसके मांग को बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे में सुशांत मर्डर केस को देखें तो चाहे उनकी फैमिली हो चाहे उनकी बहन हो, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे भाई की मौत हुई है, अनीता जी, जस्टिस मिलना चाहिए। ये जो आपने जो पहले कहा था कि ये थ्री व्हीलर सरकार है, 3 पहियों पर चल रही है, कहीं ना कहीं शिवसेना की एक छवि थी महाराष्ट्र में और पूरे देश के अंदर की वो एक हिंदुत्ववादी वाली पार्टी है जिसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं। बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक इमेज बनाई थी और ये सही भी था कि महाराष्ट्र में अगर किसी को भी राजनीति करनी हो उसने मातोश्री के दरवाजे पर माथा टेकना ही होता था और बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाते थे, तमाम बड़े लोग वहीं आते थे। और पहली बार देख रहे हैं सत्ता के सुख के लिए जिस प्रकार से शिवसेना ने ये जो गठजोड़ बनाया और उद्धव ठाकरे को निरंतर अगर एक तरीके से देखा जाए तो कई बार कांग्रेस ने, कई बार एनसीपी ने ह्यूमिलेट ही किया है। और जो आदित्य ठाकरे को लेकर इस पूरे प्रकरण में वो कहीं ना कहीं घिरते और फंसते नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से एक ही पार्टी में पार्थ कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, शरद पवार कह रहे हैं नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे खेल में शिवसेना को उसकी औकात बताने की कोशिश की जा रही हो और आगे चल के इसके और भी परिणाम आए, क्योंकि ये बहुत ही पिंग पोंग जैसा खेल हो गया है कि इधर से भी थप्पड़ पड़ रहा है, उधर से भी थप्पड़ पड़ रहा है। और सत्ता के लालच में पहली बार शिवसेना जो एक बहुत ही मजबूत और दबंग पार्टी मानी जाती थी वो घुटनों के बल चलती नजर आ रही है और इसके पीछे सिर्फ उद्धव ठाकरे का पुत्र मोह और उद्धव ठाकरे का अपना मुख्यमंत्री बना रहना दिखाई देता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक कहावत, एक एग्जाम्पल हमेशा अपने बच्चों को चाहे अपने आसपास पड़ोसियों को देते रहते हैं। वही एग्जाम्पल जो है आजकल शिवसेना पे, खासकर उद्धव ठाकरे पे सत्ता की लोभ में वो लागू हो रहा है कि धोबी का गधा न घर का न घाट का। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और सरकार बनाने की बात कही थी और चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके मन में ये कहीं ना कहीं लालच आ गया कि नहीं, अब मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से होना चाहिए, शिवसेना का ही महाराष्ट्र पे अब छाप होना चाहिए, फडणवीस को हटा देना चाहिए, बीजेपी नहीं आ सकती है। इस लालच में उन्होंने अपने आप को क्या से क्या हो गए, सत्ता तेरे रुझान में वाली हालत हो गई है। क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात, जिस हिंदुत्व की झंडा को लेकर के शिवसेना चला करती थी, वो झंडा उसी दिन खत्म हो गया जब सत्ता के लोभ में एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए आदित्य ठाकरे अजमेर शरीफ और हाजी अली दरगाह पे चादर चढ़ाने पहुंचे। पहले वहीं से शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद पालघर की अगर बात करें तो उस मामले को जिस तरह से लिपापोती किया जा रहा है, क्योंकि जो घटना हुई, जिस साधु को मारा गया, जिस एरिया में हुआ, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है और वहां पे जो नाम है उसको हाईलाइट करते हुए व्यक्ति के बैकग्राउंड में नहीं जाकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया और सिर्फ 2 माइनर जो कि जुवेनाइल हैं उनको दोषी करार दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो पूरा मसला जो है वो उन्होंने उस पर लिपापोती कर दी। उसके बाद आया सुशांत का मसला जब आया तो शिवसेना जिस तरह से उलझती गई और जिस तरह से पुलिस ने, चाहे वो दिशा सालियान हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, इस मसले को दबाने के लिए भरसक कोशिश की और हर हथकंडे अपना ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके बिहार पुलिस तक
जिस तरह के रंग मुंबई पुलिस ने दिखाए और उसको बचाने के लिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे के बेटे का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है या पार्टी के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये इंडिकेशन साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए लगातार यही काम करते रहे। उस बीच में कांग्रेस और जो एनसीपी है वो चुपचाप बैठी रही। शरद पवार अभी 2 दिन पहले से उनका बयान आना शुरू हुआ है। शरद पवार का पहला बयान था कि सीबीआई से जांच से हमें कोई गुरेज नहीं है। जब कोर्ट ने ये रुझान दिखा दिया कि हाँ सीबीआई जांच हो सकती है और वैलिड पॉइंट सारे नजर आने लगे, तब उनका ये सीबीआई जांच से हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र पुलिस जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, और जब वो बेहतरीन काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में इनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा भरोसा है। मतलब उन्होंने दोनों तरफ खेल दिया। इसी बीच में जब पार्थ पवार का ये बयान आता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसके बयान को वो उससे बचने के लिए उसको अपरिपक्व, इमैच्योर, बच्चा ऐसा साबित कर दिया। लेकिन अभी तक उद्धव के सपोर्ट में न कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही एनसीपी की तरफ से कोई बयान आया है कि हमारी सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है, हमारा गृह मंत्री जो है बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, ये बीजेपी की साजिश है। अभी तक ये संजय राउत की तरफ से आ रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। तो ये जो कहावत है उसको कहीं ना कहीं परिपूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदुत्व का झंडा अगर कहें तो शिवसेना वहां पे अपना जनाधार हिंदुत्व के साथ खो चुकी है। राम मंदिर पे अपोज, पालघर में अपने साधुओं के साथ जो उदासीनता दिखाई, उसके बाद कई ऐसे बयान उनके आए कि राम मंदिर को लेकर के, चाहे मोदी को लेकर के, मोदी अगर पीएम मोदी की बात करें या फिलहाल जो बीजेपी की स्थिति देश में है, वो हिंदुत्व का झंडा लेके चल रही है और पूरा हिंदू जो है पोलराइज होकर अगर हिंदुत्व की मुद्दे की बात करता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखता है, नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है। उसको लगता है कि अगर मेरे किसी कम्युनिटी पे या कास्ट पे या मेरे धर्म पे कोई आंच आता है तो एक ये ऐसी पार्टी है या ये ऐसी सरकार है जहां पे मेरी सुनवाई हो सकती है, वहां पे मेरी बातें रखी जा सकती हैं और वो मेरी सुन के कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। लेकिन राम मंदिर को अपोज करते हुए और जिस तरह से उन्होंने बार बार पीएम मोदी पे आक्रमण किया और वो अपने आप को सेकुलर प्रूव करने की कोशिश की, तो वो जनाधार भी खो चुका है। जी। अगर अगली चुनाव में ये सारी पार्टियां चुनावी मैदान में जाती हैं तो आप देखेंगे कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिवसेना को बहुत ही बड़े तौर पे भुगतना पड़ेगा। उनके नंबर्स जो है, बीएमसी पे सीएम शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अगला बीएमसी चुनाव जब होता है तो ये मैजिकल नंबर शिवसेना को नहीं आ सकता, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये मेरा अपना विचार है। हो सकता है कि मुंबई की जनता के मन में कुछ और हो, लेकिन चीजें बहुत बदल चुकी हैं, शिवसेना अपना जनाधार खो चुकी है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से शिवसेना के प्रमुख नेता फंसते नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास तो पवार जी ने दिखाया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर जानते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अनीता जी आपने ठीक कहा, इसीलिए ना कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा बयान आ रहा है जो सरकार को कहीं से कोई सहारा दे रहा हो, उद्धव को सहारा दे रहा हो या आदित्य को कोई सहारा दे रहा हो। बिहार अपडेट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी हमारे साथ जुड़े। मैं निरंतर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार के बारे में आपके पास कोई खबर है, कोई बात है, कोई किसी बात पर आप किसी को पहुंचाना चाहते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और आप हमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं बिहार अपडेट के जो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप को। अनीता जी आज आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जो हमें देख रहे हैं बिहार अपडेट पर। धन्यवाद।